बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज से 3 दिन पहले मैंने अपने एक जूनियर कोलीग के क्वेश्चन के रिस्पांस में एक वीडियो अपलोड की थी जिसमें हमने डिस्कस किया था पैथोफिजियोलॉजी ऑफ द एंडोडोंटिक पेन विद रेफरेंस टू द इफेक्टिव पेन मैनेजमेंट इन एंडोडोंटिक पेनफुल कंडीशन। तो वो जो मैंने वीडियो अपलोड की थी वो इस सीरीज़ की फर्स्ट वीडियो थी जिसमें हमने ये डिस्कस किया था कि व्हाट इज़ द पैथोफिजियोलॉजी ऑफ एंडोडोंटिक पेन, एंडोडोंटिक पेन होता क्यों है, उसकी क्या अंडरलाइंग कॉज है, अंडरलाइंग कंडीशन क्या होती है उसमें, ठीक है, उसका मैकेनिज्म क्या है, ये हमने डिस्कस कर लिया था। तो अब हमने देखना है कि व्हाट आर द वेज टू अचीव द प्रोफाउंड लोकल एनेस्थीसिया फॉर द अप्रोप्रिएट टाइम ड्यूरेशन during which we can administer or we can achieve the pain free root canal treatment procedure। तो इसके लिए बेसिकली 3 मेजर टाइप ऑफ स्ट्रेटजीज़ हैं जो कि हम परफॉर्म कर सकते हैं ताकि हम पेन फ्री रूट कैनाल ट्रीटमेंट कर सकें या एंडोडोंटिक ट्रीटमेंट को विदाउट एनी पेन और डिस्कम्फर्ट हम अचीव कर सकें। तो इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल जो स्ट्रेटजीज़ हैं या स्ट्रेटजी है वो है फार्माकोलॉजिकल स्ट्रेटजीज़, सेकेंड वन पे क्लिनिकल स्ट्रेटजीज़ आएंगी और थर्ड वन पर बिहेवियरल स्ट्रेटजीज़ आएंगी। और ये जो टॉपिक है ये काफ़ी डाइवर्स है और हमें एटलीस्ट 3 to 4 वीडियोस चाहिए इन सब को कंप्लीट करने के लिए। तो इस सेकंड वीडियो में आज हम ये डिस्कस करेंगे कि जो फार्माकोलॉजिकल स्ट्रेटजीज़ हैं उसमें कौन कौन सी स्ट्रेटजीज आती हैं और हम डिटेल में डिस्कस करेंगे लोकल एनेस्थेटिक्स को। और इसके अलावा हम ये डिस्कस करेंगे कि व्हाट आर द प्री ऑपरेटिव रिस्क फैक्टर्स फॉर पेन और डिस्कम्फर्ट ड्यूरिंग द आरसीटी प्रोसीजर एंड पोस्ट ऑपरेटिवली आफ्टर परफॉर्मिंग द रूट कैनाल ट्रीटमेंट। कौन से रिस्क फैक्टर्स हैं जो कि बाद में पेन जो अगर किसी पेशेंट में प्रेजेंट होता है तो वो किस वजह से हो सकता है। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि जो फार्माकोलॉजिकल स्ट्रेटजीज़ हैं उसमें कौन कौन सी स्ट्रेटजीज आती हैं। तो उसमें जो फर्स्ट ऑफ ऑल स्ट्रेटजी उसमें आती है वो है लोकल एनेस्थेटिक्स। सेकंड वन में क्या होता है, एनाल्जेसिक्स आ सकते हैं या पेन किलर्स आ सकते हैं। और थर्ड वन में प्रीएम्प्टिव फार्माकोलॉजिकल स्ट्रेटजीज हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आज हमने देखना है कि हम कैसे अचीव कर सकते हैं प्रोफाउंड लोकल एनेस्थीसिया विद द हेल्प ऑफ द फार्माकोलॉजिकल एजेंट्स विच आर द लोकल एनेस्थेटिक्स। तो जो लोकल एनेस्थेटिक्स हैं वो कैसे अचीव करेंगे, लेकिन उससे पहले हमने वो रिस्क फैक्टर्स देख लेने हैं जिसकी वजह से लोकल एनेस्थीसिया का फेलियर हो सकता है या फिर रूट कैनाल का फेलियर हो सकता है, उसमें पेन डिस्कम्फर्ट प्रेजेंट कर सकता है ड्यूरिंग द विजिट्स या आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द रूट कैनाल ट्रीटमेंट। तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि जो फैक्टर्स हैं उनकी कौन सी जो क्वालिटीज़ है वो इम्पोर्टेंट है, वो उनकी प्रेजेंस है बिफोर द ट्रीटमेंट, उसके अलावा उनकी इंटेंसिटी और ड्यूरेशन को हम डिस्कस करेंगे। तो जो सबसे मोस्ट कॉमन फैक्टर है जो कि पोस्ट रूट कैनाल ट्रीटमेंट पेन या डिस्कम्फर्ट कर सकता है या उसके लिए इम्पोर्टेंट है वो है प्री ऑपरेटिव पेन। तो अगर पेशेंट ने प्रेजेंट किया है विथ प्री ऑपरेटिव पेन कंडीशन और वो 3 मंथ से ज़्यादा प्रेजेंट कर रहा है इस कंडीशन में, वो आपको हिस्ट्री देता है, तो देयर आर अबाउट 100% चांसेस कि पोस्ट ऑपरेटिवली उस पेशेंट में पेन होगा। दूसरा फैक्टर क्या हो सकता है कि अगर उसी पेशेंट में टेंडरनेस टू परकशन प्रेजेंट होती है और वो भी प्रोलॉन्ग ड्यूरेशन के लिए थी, तो उसमें भी चांसेस हैं कि वो बाद में पेन और डिस्कम्फर्ट फील कर सकता है। इसके अलावा क्या हो सकता है, जो फीमेल जेंडर है, जब हम जेंडर को देखेंगे तो फीमेल्स में अबाउट 38% ज़्यादा चांसेस होंगे एज़ कम्पेयर टू द मेल्स कि उनमें रूट कैनाल ट्रीटमेंट कम्प्लीशन के बाद या ड्यूरिंग द रूट कैनाल ट्रीटमेंट प्रोसीजर्स जो उसके विजिट्स होंगे उनको जब हम वापस घर भेजेंगे ट्रीटमेंट करके तो उनमें पेन प्रेजेंट हो सकता है, या ड्यूरिंग द ट्रीटमेंट जब हम उनके अंदर लोकल एनेस्थेटिक एडमिनिस्टर करेंगे और ट्रीटमेंट करना चाहेंगे तो उन पेशेंट्स के अंदर पेन और डिस्कम्फर्ट परसिस्ट करेगा और हमें ट्रीटमेंट करने में भी डिफ़िकल्टी होगी और पेशेंट को भी जाहिर है डिस्कम्फर्ट और पेन फील होगा और वो कंफर्टेबल नहीं होंगे। उसके अलावा अगर हम सिंगल विजिट रूट कैनाल ट्रीटमेंट की तरफ जा रहे हैं तो देयर आर अबाउट 33% चांसेस कि ड्यूरिंग द प्रोसीजर एंड आफ्टरवर्ड्स उनमें पेन हो सकता है। उसके अलावा अगर पेशेंट्स के अंदर पल्पाइटिस के अलावा जो कि पल्प की कंडीशन है, अगर वहाँ पर एपिकल पेरियोडोंटाइटिस भी साथ प्रेजेंट करता है, आपके डायग्नोसिस में है, आपको फील हो रहा है कि पेरिडोन्शियम भी इन्वॉल्व है, तो ऐसे पेशेंट्स में भी अबाउट 30 to 35% चांसेस ज़्यादा हैं कि वहाँ पर डिस्कम्फर्ट ड्यूरिंग एंड आफ्टर द प्रोसीजर हो सकती है। उसके अलावा अगर आप पल्प नेक्रोटिक थी, जब प्रेजेंट उसने किया तो नेक्रोटिक पल्प के साथ उसने प्रेजेंट किया, तो ऐसी कंडीशन में भी चांसेस बढ़ सकते हैं कि उस पेशेंट में डिस्कम्फर्ट ड्यूरिंग एंड आफ्टर द प्रोसीजर हो सकती है और लोकल एनेस्थीसिया का फेलियर भी
नज़र आ सकता है। उसके अलावा क्या हो सकता है, इन्फ्लेम्ड पल्प्स, जब इन्फ्लेमेशन है पल्प में और वहाँ कंडीशन ऐसी बन चुकी है जिसमें जो पीएच लेवल बहुत लो हो चुका है, तो ऐसी कंडीशन में भी लोकल एनेस्थीसिया का इफेक्ट बहुत कम होगा या बहुत डिमिनिश्ड होगा और उसका फेलियर हो सकता है और हम अपने रिजल्ट्स को अचीव नहीं कर पाएंगे और हमें ड्यूरिंग और आफ्टर ट्रीटमेंट पेशेंट को पेन या डिस्कम्फर्ट फील हो सकती है। फिर ऐसी क्रॉनिक कंडीशन के साथ पेशेंट प्रेजेंट हो जिसमें क्रॉनिक पल्प नेक्रोसिस है या क्रॉनिक कंडीशन है, कोई एब्सेस बनी हुई थी पहले लेकिन वो बाद में डोरमेंट चली गई या पेन फ्री है पेशेंट, तो जब उसमें दोबारा से रूट कैनाल ट्रीटमेंट इनिशिएट की जाएगी ऐसी कंडीशन में, तो उसमें उसकी एक्यूट एग्जेसरबेशन हो सकती है या उसमें एक्यूट एग्रेवेशन हो सकती है उस कंडीशन की और पेशेंट सवेयर पेन के साथ प्रेजेंट कर सकता है और इस कंडीशन को फिनिक्स एब्सेस भी कहा जाता है। तो ये ऐसी कंडीशन में होता है जहाँ पर क्रॉनिक डोरमेंट कंडीशन थी लेकिन अंदर पल्प नेक्रोसिस हो चुका था और वो पेन फ्री था पेशेंट, लेकिन जैसे ही आपने ट्रीटमेंट स्टार्ट की, उसमें फाइलिंग स्टार्ट की, उसको डिब्राइड करने की आपने कोशिश की, तो वो एक्यूट किस्म की एग्रीवेशन हो सकती है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है फैक्टर जो आपने कंसीडर करना है ड्यूरिंग द ट्रीटमेंट एंड आफ्टरवर्ड्स। आफ्टर द फर्स्ट विजिट पेशेंट आपको कॉल करके बता सकता है कि वो सीवियर पेन में है या ड्यूरिंग प्रोसीजर ही वो आपको काम नहीं करने देगा, आपको बहुत एक इमरजेंसी कंडीशन को फेस करना पड़ सकता है। उसके अलावा क्या हो सकता है कि अगर जो इंटेंसिटी थी प्री ऑपरेटिव पेन की वो बहुत ज़्यादा थी, तो ऐसी कंडीशन में भी वो फेलियर की तरफ जा सकता है। तो ये तमाम जो फैक्टर्स हैं ये ध्यान में रखने हैं, इनको कंसीडर करना है बिफोर द ट्रीटमेंट। तो अब दोबारा हम आ जाते हैं लोकल एनेस्थीसिया की तरफ। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि कौन सी ऐसी कंडीशन है जिसके अंदर लोकल एनेस्थीसिया का फेलियर हो सकता है। तो जो कंडीशन हम डिस्कस करेंगे वो है कि इरिवर्सिबल पल्पाइटिस पेन प्रेजेंट हुआ है, पेशेंट प्रेजेंट हुए हमारे पास, और स्पेशली जो दांत कौन से हो सकते हैं वो है मैंडिबुलर मोलर्स। तो ऐसे पेशेंट्स के अंदर बहुत एक्यूट कंडीशन हो सकती है जिसको हॉट टूथ का नाम भी दिया जाता है। तो सिंगल आईडी ब्लॉक जो है वो ऐसे पेशेंट्स के अंदर 100% एनेस्थीसिया अचीव नहीं करता कभी भी। जब भी आपने एडमिनिस्टर किया लोकल एनेस्थीसिया और आईडी ब्लॉक या इंफीरियर एल्वेओलर नर्व ब्लॉक आपने उसको दे दिया पेशेंट को, तो फिर भी वो पेन फ्री नहीं होगा, आप ट्रीटमेंट नहीं कर सकेंगे। तो इसमें एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि एट द साइट ऑफ द इंजेक्शन भी पेशेंट पेन फील करते हैं या डिस्कम्फर्ट को फील करते हैं। एट द इंजेक्शन साइट जो पेन या डिस्कम्फर्ट पेशेंट फील करते हैं जब हम उनको आईडी नर्व ब्लॉक लगा रहे हैं और बहुत ज़्यादा फास्ट इंजेक्शन अगर हम एडमिनिस्टर कर रहे हैं, तो उस कंडीशन में वहाँ पर उनको काफ़ी पेन हो सकता है, डिस्कम्फर्ट हो सकती है। तो रिकमेंडेड मेथड क्या है कि आप बहुत ही स्लोली इंजेक्ट करें, जो लोकल एनेस्थेटिक है उसको वहाँ स्लोली ड्रॉप करें ताकि पेशेंट को पेन या डिस्कम्फर्ट फील ना हो। और जो आइडियली रिकमेंडेड टाइम ड्यूरेशन है वो ऑलमोस्ट 60 सेकेंड्स है। आपने 60 सेकेंड में बहुत ही स्लोली वहाँ पर इंजेक्शन जो है उसको एडमिनिस्टर करना है ताकि स्लोली वो सोल्यूशन वहाँ पर ड्रॉप हो, वहाँ पर वो डिस्पर्स हो और वो अपना इफेक्ट अचीव कर सके और इस दौरान पेशेंट को डिस्कम्फर्ट भी ना हो और उन स्ट्रक्चर्स के ऊपर ऐसे पेन भी फील ना हो कि जिस तरह अगर फास्ट इंजेक्शन के थ्रू हो सकता है। तो ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि स्लो इंजेक्शन up to 60 seconds is ideal for administering the ID nerve block or the inferior alveolar nerve block। दूसरी चीज़ क्या है, अक्सर पेशेंट्स के अंदर साइकोलॉजिकली वो इवेलुएट नहीं कर सकते या उनमें परसेप्शन नहीं होती और वो डेंटली इतना फोबिक होते हैं, उनको इतना फेयर होता है ट्रीटमेंट का कि वो आपको कहेंगे कि जो ID नर्व ब्लॉक है वो इफेक्टिव नहीं हुआ, वो उस तरह साइंस जो आप उनको बताएंगे वो भी वो परसेप्ट नहीं कर पाएंगे। तो अगर ऐसे पेशेंट परसेप्शन नहीं कर पाते तो आइडियली क्या करना चाहिए, हमने सब्जेक्टिव मेथड्स यूज़ करने हैं फॉर द असेसमेंट ऑफ लोकल एनेस्थेटिक इफेक्टिवनेस। और उसमें सबसे जो मेथड है रिकमेंडेड है वो है ईपीटी का यूज़। तो आप ईपीटी कर सकते हैं, उस पेशेंट के अंदर 3 रीडिंग्स दे सकते हैं नेगेटिव, तो आपको काफ़ी हद तक आइडिया हो जाएगा कि जो ब्लॉक है वो इफेक्टिव हो गया है लेकिन पेशेंट में परसेप्शन उस तरह नहीं है। तो ये भी एक एडिशनल मेथड हो सकता है। तो अब हम आ जाते हैं कि ऐसे पेशेंट में जब फेलियर हो गया है या फिर आईडी नर्व ब्लॉक से कम्प्लीटली वो जगह जो एनेस्थेटिक इफेक्ट नहीं हो सका वहाँ पर और पेन फ्री नहीं हो सका, तो अब हमने कौन कौन से सप्लीमेंटल मेथड्स यूज़ करने हैं फॉर अचीविंग द लोकल एनेस्थेटिक इफेक्ट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है वो इंट्रालिगामेंटल टेक्निक है। तो इंट्रालिगामेंटल टेक्निक के लिए स्पेशली फॉर्मुलेटेड उसके लिए गैजेट्स होते हैं, उसकी अपनी सिरिंजेस होती हैं जो आपको प्रेशर के साथ वहाँ पर एनेस्थेटिक जो सोल्यूशन है उसको इंजेक्ट करना पड़ता है। तो बेहतर तो ये है कि वो आपके पास होनी चाहिए और आप उसके थ्रू इंट्रालिगामेंटल इंजेक्शन वहाँ पर एडमिनिस्टर करें और उसका बेस्ट जो इफेक्ट है उसको अचीव करें। अगर आपके पास अवेलेबल नहीं है ऐसा गैजेट या ऐसी सिरिंज अवेलेबल नहीं है, ऐसी प्रेशर सिरिंज अवेलेबल नहीं है, तो फिर नॉर्मल जो सिरिंजेस हैं उनके थ्रू भी
जो इन्फिल्ट्रेशन के लिए सिरिंजेस हैं उनके थ्रू भी आप उनको एडमिनिस्टर कर सकते हैं। लेकिन इंट्रालिगामेंटल टेक्निक जो है उसका एक जो साइड इफ़ेक्ट है वो ये है कि वो जो पेरिडोनटल लिगामेंट फाइबर्स हैं उनको डैमेज कर सकता है। तो एक तो ये मेथड है। उसके अलावा बकल इन्फिल्ट्रेशन एक मोस्ट कॉमनली यूज मेथड है, वो भी आपको साथ में एडमिनिस्टर करना चाहिए फॉर अचीविंग द प्रोफाउंड लोकल एनेस्थीसिया। और उसके लिए जो सोल्यूशन रिकमेंडेड है वो आर्टिकेन है 4% विद 1 × 1 लाख एपिनेफ्रिन, तो ये आप यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा क्या है कि अगर फिर भी जो लोकल एनेस्थेटिक इफेक्ट प्रॉपर्ली अचीव नहीं हुआ और कम्प्लीटली अचीव नहीं हुआ, तो फिर आप जा सकते हैं एक लेस कॉमनली यूज मेथड जिसे इंट्राऑसियस टेक्निक कहते हैं। उसके लिए भी स्पेशली उसके गैजेट्स हैं और डिफरेंट नेम्स के साथ उसकी किट्स भी आती हैं, स्टेबिडेंट है, इंट्राफ्लो के नाम से भी आती हैं। तो वो डायरेक्टली आप एल्वेओलर बोन के अंदर जो सोल्यूशन है वहाँ पर होल्ड करके उसको इंजेक्ट किया जाता है। तो ये भी बहुत इफेक्टिव हो सकता है ऐसी कंडीशन में जबकि एनेस्थेटिक इफेक्ट अचीव नहीं हो सकता, तो आप उसमें इंट्राऑसियस इंजेक्शन भी एडमिनिस्टर कर सकते हैं। और इसमें देखा गया है कि जब हम फर्स्ट इंट्राऑसियस इंजेक्शन को इंजेक्ट करते हैं तो ऑलमोस्ट 80% उसके इफेक्ट्स फ़ौरन से आ जाते हैं और तकरीबन 60 मिनट्स तक जो इंट्राऑसियस इंजेक्शन का इफेक्ट है वो वहाँ पर रहता है और इस दौरान आप अपनी रूट कैनाल ट्रीटमेंट को परफॉर्म कर सकते हैं। और अगर फिर भी फेलियर नज़र आता है तो आप एक री इंजेक्शन भी दे सकते हैं उसी साइट पे जहाँ पर आपने पहले से होल बनाकर इंट्राऑसियस इंजेक्शन दिया है, तो वहाँ पर आप दोबारा से एक और दफ़ा भी री इंजेक्शन कर सकते हैं। लेकिन इसमें एक जो चीज़ है जिसके लिए कॉशियस रहना चाहिए वो क्या है कि इसमें ट्रांजिएंट इंक्रीज इन हार्ट रेट देखा गया है कि हार्ट रेट बढ़ सकता है पेशेंट का, तो कार्डिक पेशेंट्स हैं उनके अंदर फिर इंट्राऑसियस इंजेक्शन को आपने अवॉइड करना है। तो एक ये मेथड है। अगर फिर भी एनेस्थेटिक इफेक्ट अचीव नहीं हो सकता तो जो लास्ट रिजॉर्ट हम कह सकते हैं जो कि काफ़ी पेनफुल प्रोसीजर है वो ये है कि आप डायरेक्टली उस इन्फ्लेम्ड पल्प के अंदर या जो भी कंडीशन के साथ जो पल्प प्रेजेंट हुई है तो आपको इंट्रापल्पल इंजेक्शन आप उसमें एडमिनिस्टर कर सकते हैं। लेकिन ये इंजेक्शन एक पेनफुल इंजेक्शन है और ये शॉर्ट ड्यूरेशन का इफेक्ट देता है, आपको 15 to 20 या 15 to 30 मिनट्स का इफेक्ट आपको दे सकता है इंट्रापल्पल जो एनेस्थीसिया है। और जब आपने इंट्रापल्पल एनेस्थीसिया इंजेक्ट कर दिया है तो आपको फिर फ़ौरन से पल्प को वहाँ से एक्सट्रपेट करना है, पल्प को आपको वहाँ से रिमूव करना है और 15 to 20 मिनट्स के अंदर आपने अपनी डिब्राइडमेंट को कंप्लीट कर लेना है। अगर आप नहीं करेंगे तो वो दोबारा से वहाँ पर पेनफुल कंडीशन हो सकती है। इसके अलावा इसका ड्रॉबैक क्या हो सकता है कि जब आप डायरेक्टली पल्प के अंदर इंजेक्ट कर रहे हैं तो वो सिस्टेमिकली भी उसके इफेक्ट्स हो सकते हैं उस इंजेक्शन के। तो ये 2-3 इसके ड्रॉबैक्स भी हैं। लेकिन एट द लास्ट रिजॉर्ट जब आपको बिल्कुल पेन फ्री नहीं अचीव हो रही जो एनेस्थेटिक इफेक्ट है तो फिर आपको मजबूरी में इंट्रापल्पल एनेस्थीसिया की तरफ भी जाना पड़ सकता है और बहुत अनकंफर्टेबल किस्म का ये इंजेक्शन होता है। पेशेंट को काफ़ी पेन फील हो सकता है इसको इंजेक्ट करने के लिए भी। तो कोशिश कीजिए इसको आप स्लोली करें, पहले कुछ ड्रॉप्स डालें वहाँ पर में और फिर आहिस्ता आहिस्ता इसको इंजेक्ट करें ताकि पेशेंट इतना अनकंफर्टेबल भी ना हो और उसको ज़्यादा उसका डेंटोफोबिया बढ़ भी सकता है इसलिए। तो ये आपको एट द लास्ट रखना है इंट्रापल्पल एनेस्थीसिया को। तो हमने आज डिस्कस कर लिया कि लोकल एनेस्थेटिक्स जो हैं उनके किस तरह से इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, उनको कैसे हम यूज़ कर सकते हैं फॉर अचीविंग द पेन फ्री रूट कैनाल ट्रीटमेंट। तो इसी फार्माकोलॉजिकल इंटरवेंशन में हम नेक्स्ट वीडियो में एनाल्जेसिक्स को करेंगे डिस्कस। जो पेन किलर्स हैं, जो मेडिकेशंस हैं, उनको हम डिस्कस कर लेंगे कि किस तरीके से उनको भी हम यूज़ कर सकते हैं और फिर उसके बाद क्लिनिकल स्ट्रेटजीज़ और बिहेवियर स्टडी की तरफ जाएंगे। उम्मीद है कि आपको कुछ ना कुछ फ़ायदा हुआ होगा इस वीडियो का। तो आप ज़रूर इसको कमेंट भी कीजिएगा इस पर, अगर पसंद आई तो इसको लाइक भी कीजिएगा और अपने कोलीग्स के साथ इसको शेयर भी कीजिएगा। और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू वेरी मच।